Welcome back once again in our video session of molecular basis of inheritance. In the last lecture, we were discussing about RNA. We have discussed that what is RNA, what all about RNA, what are the classification of RNA, what are the three main types of RNA, and what are some other types of RNA. We have discussed some characteristics of RNA, we have discussed the stability of RNA, we have discussed the reactivity, we have discussed why RNA is better used for the transmission of genetic material, and what is RNA all about. The structural component of RNA, that is again RNA, is as a polynucleotide chain, therefore it consists of sugar, phosphate, and of course sugar. It consists of sugar, phosphate, and nitrogen bases. In nitrogen bases, in spite of having thymine, uracil is present in case of RNA. Both purines in both nitrogen bases, adenine and guanine, adenine and guanine of purines are same, which is even present in the structure of DNA. So the difference when we talk in terms of nitrogen bases occurs at the place of uracil, which is present in RNA, and thymine, which is present in DNA. Alright, when we talk of the differences of RNA versus DNA in terms of sugar, in RNA, sugar is of ribose type, which is a pentose sugar, मोनोसैकेराइड. अगेन मोनोसैकेराइड का पेंटोस वाला फॉर्म था, दोनों ही पेंटोस वाला फॉर्म है, दोनों ही एल्डोस कैटेगरी का शुगर है. मतलब कि दोनों के अंदर ही मेन फंक्शनल ग्रुप, दोनों के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप CHO ही है, एल्डिहाइड ही है. लेकिन इसमें राइबोस वाला शुगर पाया जाता है और उसमें डीऑक्सीराइबोस वाला शुगर पाया जाता है. इसको ओपन चैन स्ट्रक्चर, क्लोज चैन स्ट्रक्चर हमने शायद फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही देखा था. तो इन सारे डिटेल्स के बारे में हम बात कर चुके थे और मैंने आपको बताया था कि अपन जो क्लासिफिकेशन डीएनए का पढ़ रहे हैं उसकी कैरेक्टराइजेशन मैंने डिफरेंट पॉइंट्स में आपको इलूसिडेट किया कि व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज एमआरएनए एंड व्हाट इज टीआरएनए के डिफरेंसेस क्या है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उनके मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उनके अकरेंस क्या है, फिर उनका स्ट्रक्चरल रोल क्या है, वो किस रूप में बिहेव करते हैं, उसमें किस किस प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं. तो आज अपन डिटेल में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उस टेबल में अपन इलूसिडेट नहीं कर पाए थे या फिर जो नहीं बता पाए थे, इन तीनों के बारे में कुछ जो डिटेलिंग जो बच गई है उसे अपन आज कवर करेंगे. तो पहले एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, जिसमें कि पहला आरएनए कौन था, आरआरएनए. आर से क्या है, व्हाट आर मतलब कि राइबोसोम, कोई दिक्कत. Therefore, R stands for ribosome. Therefore, rRNA is nothing but. Therefore, ये जो R आपका लिख रखा है, R represents राइबोसोम, इसलिए rRNA का फुल फॉर्म क्या होगा, राइबोसोमल RNA. इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन आपको मैंने बताया था कि rRNA जो है ये होता क्या है. आपने जब राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इन क्लास 11th सेल बायोलॉजी में, तो आपको पता होगा कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन्स. ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि राइबोसोम किस चीज़ का बना हुआ रहता है. राइबोसोम जो कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता. मतलब इट इज ए मेम्ब्रेनलेस एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट विद इन आवर सेल. और आरएनए के बारे में जब आपने पढ़ा था तो उसके बारे में जब आपने उसके देखा था कि वो किस चीज़ों से मिलकर बना है, देन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि आरएनए जो मतलब कि जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स. मतलब कि ये जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम आरएनए का मिलके बना हुआ है. मतलब इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर में आरएनए है. अगर राइबोसोम के स्ट्रक्चर में आरएनए है तो कौन वाला आरएनए है, जब पता लगाया गया तो पता चला कि आरआरएनए वाला आरएनए है. यदि आरआरएनए वाला आरएनए है, इसका मतलब ये हुआ कि आरआरएनए जो है ये किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है या फिर किसी चीज़ के स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहा है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम. कोई दिक्कत इस पॉइंट में, ये तो काफ़ी आसान है कि इसे हमने क्या बोला, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम. कोई दिक्कत इस पॉइंट में होना नहीं चाहिए. अब आपको पता होगा कि जब आप सेल का एक नॉर्मल सेल की एनालिसिस करोगे तो उस नॉर्मल सेल्स में नंबर ऑफ राइबोसोम मल्टीपल होते हैं, न्यूमरस राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, राइबोसोम
प्लास्टिड्स के अंदर है। राइबोसोम नॉर्मली यदि देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेसेस पे पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके ऊपर डॉटेड पॉइंट्स, पिन पॉइंट्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए गए, और वो जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर थे, इट वाज नन अदर देन राइबोसोम। दैट इज व्हाई द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर embedded on it और present on it is known as rough endoplasmic reticulum। मतलब कि जब हमने सेल की एनालिसिस की तो हमें पता चला कि एक सेल के ऊपर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम का नंबर हमारे, इससे ये प्रूफ हुआ कि राइबोसोम का नंबर हमारे सेल्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि राइबोसोम का नंबर ज़्यादा होगा तो आरआरएनए का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि राइबोसोम तो बना ही आरआरएनए से है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ आरआरएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ राइबोसोम इन सेल। आ गई बात समझ में? मतलब कि जितना ज़्यादा राइबोसोम सेल में होगा उतना ही ज़्यादा आरआरएनए सेल में होगी। इसीलिए जब आपने उस टेबल को पढ़ा था तो आपको पता चला होगा कि नंबर ऑफ आरएनए, यदि आपने अमाउंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा था कि आरआरएनए का नंबर मैक्सिमम है। ऑलराइट, तो आरआरएनए के बारे में बाकी डिटेल तो उस वीडियो में कवर्ड है, लेकिन जो चीज़ें छूट गई है, जो चीज़ें नहीं बता पाया मैं उस टेबल में, जो चीज़ें नहीं एडजस्ट हो पाई मैं यहाँ बता दूंगा। आगे देखते हैं। हमने वहाँ पर टाइप्स ऑफ आरआरएनए के बारे में डिस्कशन नहीं किया। आरआरएनए के जनरली जो टाइप्स हैं, वो पहला जो टाइप है आपका, इट इज़ एटीएस टाइप। एटीएस टाइप के भी बारे में आपने पढ़ा होगा, जो जिसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, 60s एंड 40s। अब इसको जोड़ कर नहीं देखना होता है, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, इसलिए 60s और 40s होता है। जोड़ कर देखो तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 60s और 40s, और ये आपने पढ़ा था। और एटीएस है क्या? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए टाइप ऑफ राइबोसोम। एटीएस है क्या भाई? ये राइबोसोम का टाइप है। आ रही समझ में? एटीएस क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ राइबोसोम। एनी प्रॉब्लम? ये क्या है? एक राइबोसोम का टाइप है एटीएस। और एस जो इसमें है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें जो एस अपना होता है ना, ये एस आपने पढ़ा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी लोग पूछते हैं। थोड़ा सा भी जो कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहेगा वो पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाई एस इन एटीएस। और 70s आपसे पूछते बोले इसमें एस स्टैंड्स फॉर, तो एस स्टैंड्स फॉर वेदवर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में? वेदबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बताता क्या है? यदि कोई आपसे देहाती भाषा में पूछे ना, लेमन लैंग्वेज में, कोई राह चलते पूछते व्हाट डू यू मीन बाय एस, तो आपको चुपचाप यही बोलना है ना, एस का मतलब ये होता है कि वो चीज़ भारी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, उसकी साइज कितनी ज़्यादा है। देयरफॉर एस इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज एंड नथिंग एल्स। बाकी जो ये अंग्रेजी की शब्द है ना, वेदवर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सब फालतू है। जो मुद्दे की जो बात समझने की है वो यही है कि व्हाट इज एस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब है। यदि लैबोरेटरी में आप जाओगे, इसका क्या करोगे? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट यदि आपको पता है, अरे भाई है क्या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट? इट इज नथिंग बट उसका मतलब है इट इज जस्ट ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। मतलब कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे में जाकर बॉटम पे सेटल करेगा, यदि साइज ज़्यादा होगी, उसका भार ज़्यादा होगा तो जाके नीचे सेटल करेगा। वेरी इजी, बेसिक चीज़ें हैं ये। ऑल राइट, अगर यूकैरियोटिक सेल के अपन एनालिसिस करें, आगे बढ़ते हैं, तो यदि हम यूकैरियोटिक सेल के एनालिसिस करें तो यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और सेल का मतलब तो सेल, मतलब कि ऐसा सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? लेस डेवलप्ड। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड हो उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड इसीलिए तो होता है क्योंकि नाम ही बता रहा है ना, प्रोकैरियोटिक। कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। आ रही है बात? कैरियोकाइनेसिस, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस मतलब कि जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का जब मूवमेंट या फिर उसका डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस। यदि हम लोग न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस। ऑल राइट, यही तो शब्दों को तोड़ो, आपको खुद ब खुद मीनिंग समझ में आएगा। क्योंकि व्हाट इज बायोलॉजी? अकॉर्डिंग टू मी बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज जस्ट a sum total of diagram and terminologies. All right, if you are comfortable with both these things, you are going to score highest wherever you stand in this field. Ready? So should we proceed again?
तो मैं बात कर रहा था कि यूकैरियोटिक सेल, यदि यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप बात करोगे तो यूकैरियोटिक सेल में यही वाला ये जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। इट इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड इट इज आल्सो अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच कंटिन्यूज टू फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक एरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, जिसका एक एंड किससे जुड़ा हुआ रहता है, एक एंड उसका जुड़ा हुआ रहता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये जो एटीएस वाला राइबोसोम है ना, ये एटीएस वाले राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, मतलब एक एटीएस वाले राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। मैंने बता ही दिया आपको कि 60S और 40S ये दोनों सब यूनिट्स होते हैं। अब इन दोनों सब यूनिट्स में 4 टाइप के आरआरएनए पाए जाते हैं। क्योंकि अपन आरआरएनए पढ़ रहे हैं तो अपना मेन फोकस, आवर मेन फोकस इज जस्ट टू गेट द मेन थीम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि और अपना थीम क्या है, अपना थीम इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड आरआरएनए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद आरआरएनए एट द मोमेंट। ऑलराइट, तो आरआरएनए में इसकी एनालिसिस की गई तो इसमें एटीएस वाले में 4 टाइप के आरआरएनए पाए गए। और वो 4 टाइप के आरआरएनए कौन थे, 28S, 5.8S एंड 5S। ये आरएनए क्या बता रहे हैं, ये 28S, 5.8S और 5S ये पाया जाता है लार्जर सब यूनिट में और 18S स्मॉलर सब यूनिट में। तो 80S टाइप ऑफ जो राइबोसोम है उसमें कितने टाइप के आरआरएनए पाए गए, 4 टाइप्स ऑफ आरआरएनए। एम आई क्लियर? आगे प्रोसीड करें, कोई भी डाउट हो यू कैन शेयर मी इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ऑल राइट, आगे देखते हैं जो अपना अगला आरएनए है, इट इज 70S टाइप ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की अगर हम एनालिसिस करते हैं तो 70S यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स में 70S कहाँ देखने को मिलता है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, क्लास 11th का पार्ट है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्या 70S राइबोसोम। अब आप बोलोगे कि सर इसके पीछे की हिस्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, प्लास्टिड्स में भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है भाई 70S तो लोग बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन 70S प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पाया जाता है। यदि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन और या फिर प्लास्टिड का ऑरिजिन कैसा है, एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन है। एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन कहने का मतलब क्या है, इसका ऑरिजिन एक्चुअली में ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल से ही डेवलप हुई है, मतलब कि दे वर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स व्हिच फॉर्म द यूकैरियोट्स। यदि आपने एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो अपन पढ़ते हैं जब कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होता है, तो आपको जब इसकी और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या फिर प्लास्टिड के बारे में जब आप डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इवन डिवाइड्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। पता है ना आपको, ये बातें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवीजन। अरे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आई बात समझ में। और वही प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर चली गई है। वही प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर चली गई है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया नथिंग, माइटोकॉन्ड्रिया पहले माना जाता था ना कि वो एक ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है, जो कि एनर्जी बनाने का काम करती थी। मतलब कि ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल जो कि एनर्जी बनाती थी। और इवोल्यूशन के टाइम के साथ में क्या हुआ कि चीज़ें जब इवोल्यूट होती गई, सिंपलर से एडवांस स्टेजेस में जाती गई, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया ज्वाइन होके क्लस्टर में क्या किए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए और एक ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर बना लिए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जीन जो था, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा था पहले इंडिपेंडेंटली, क्योंकि पहले तो वो एक सिंगल सेल था, अब वो अभी भी वो उसके अंदर है। तो अभी भी वो जब वो उसके अंदर है तो अभी भी उसका अपना राइबोसोम है, उसका अपना डीएनए है, और अपना राइबोसोम, अपना डीएनए, और वो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। और इसीलिए तो राइबोसोम और प्लास्टिड को क्या बोलते हैं अपन, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला, सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला क्योंकि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ रूलिंग। अगर बोलते हो कि ये गवर्न, मतलब आप बोलते हो क्यों, मतलब कि आप ऑटोनॉमी को फॉलो करते हो, मतलब यू आर ए सेल्फ रूल्ड पीपल, मतलब कि आप किसी और पर निर्भर नहीं हो, आप अपना शासन खुद पे चलाते हो। तो कोई भी ऑर्गेनेल या फिर कोई भी चीज़ यदि सेल्फ ऑटोनोमस है या फिर सेमी ऑटोनोमस, इसका मतलब कि हाफ तो वो खुद पे कंट्रोल है लेकिन हाफ किसी और पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ें क्लास 11th की है, मैं बस एक बार बस बोल दे रहा हूँ, सुन लो आप। अगर आपको नहीं पता तो गो एंड रिवाइज इट अगेन, बिकॉज सेल बायोलॉजी फॉर्म्स द बेस ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हो गया, सेल डिवीजन हो गया और बायोमॉलिक्यूल्स हो गया। यदि इसमें क्लैरिटी नहीं है आपकी तो यू आर गोइंग टू, मतलब कि लैंड इन ट्रबल। बट आई डू होप सो दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग ऑल अबाउट दिस व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ।
तो यदि अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि यूकैरियोटिक सेल की जब अपन बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में भी 70s टाइप ऑफ राइबोसोम का पाया जाता है। कहाँ? इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन प्लास्टिड्स। और प्रोकैरियोट्स के अंदर तो पाया ही जाएगा, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 70s ही पाया जाता है। 70s के भी दो सब यूनिट्स कौन कौन होते हैं? 50s एंड 30s। बताने की जरूरत नहीं है, बस MTR है, मुझे तो रट्टो MTR। ये 50s और 30s जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि 70s के दो सब यूनिट्स 50s और 30s होते हैं और 80s के दो सब यूनिट्स 60s और 40s होते हैं। यदि इसमें RRNA देखा जाए तो इसमें 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं, 23S, 5S और 16S। दिस आर 3 टाइप्स ऑफ RNA विच इज फाउंड इन दिस मतलब कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। देखिए ये जो दोनों सब यूनिट्स है ना, 50s वाला हो सब यूनिट्स या फिर 30s वाला सब यूनिट्स हो, या फिर आप बात करें 60s वाला सब यूनिट या फिर 40s वाला सब यूनिट, ये सारा जो सब यूनिट्स होता है ना राइबोसोम का, ये सब यूनिट्स एक्चुअली में साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए होते हैं। अगेन पार्ट ऑफ क्लास 11th। ये सब यूनिट्स राइबोसोम के अंदर मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े हुए रहते हैं। और यही सब यूनिट्स क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। और मैग्नीशियम का आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Mg+2 मेटल है, मतलब कि मैक्सिमम +2 आयन ही +2 दो ही इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो Mg+2 स्टेट में जब प्रॉपर कंसंट्रेशन होगी ना, 0.001 की मॉलर कंसंट्रेशन जब होगी मैग्नीशियम के, तो उसके प्रेजेंस में यही दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? राइबोसोम बनाएंगे। और यही राइबोसोम फिर क्या करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। और प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसे? ट्रांसलेशन प्रोसेस में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और उस समय मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे दोनों जुड़ता है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन आगे अपन बस सुनते रहिए अभी आप। तो अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम देखेंगे कि मैंने क्या बताया कि जो दोनों सब यूनिट्स हैं, दिस बोथ सब यूनिट्स एग्जिस्ट इन द साइटोप्लाज्म। दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं और जब प्रोटीन बनना होता है तो ये दोनों स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मैग्नीशियम का जो होता है वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ऑल राइट। तो when these subunits join 3 sites are formed। लेकिन जब यही दोनों सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन करेंगे ना, तो इसके अंदर 3 साइट्स बनती है। और इसके बारे में डिटेल जब आप पढ़ोगे ना ट्रांसलेशन, तो और अच्छे से बताएंगे। लेकिन जो 3 साइट्स कौन कौन से बनते हैं मैं बता दे रहा हूँ, देख लो मैंने डायग्राम नीचे बना रखा है। मान लो कि ये लार्जर सब यूनिट है, मान लो 80s यदि राइबोसोम है तो लार्जर सब यूनिट कौन वाला होगा? यदि 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है, मान लो कि मैंने 80s टाइप ऑफ राइबोसोम को रेफरेंस में लिया, तो लार्जर सब यूनिट कौन होगा? 60s वाला होगा। तो ये मान लो 60s वाला है, और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 40s वाला है। कोई दिक्कत? तो 40s वाला, तो इसके अंदर 3 साइट्स बनते हैं। 3 साइट कौन कौन साइट है? एक ए साइट, एक पी साइट और ई साइट। ए साइट को अपन बोलते हैं एमिनो एसाइल साइट, पी साइट को अपन बोलते हैं पेप्टिडिल साइट और ई साइट को बोलते हैं एग्जिट साइट। इसका एक ट्रिक याद रख लो, एप मतलब कि एप कहने का मतलब हम लोग पहले क्या थे? एप ही तो थे। अरे हम लोग पहले क्या थे? लंगूर ही तो थे। एप मैन फॉसिल्स। इवोल्यूशन में फिर से पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी यदि आपने इवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है कि एप क्या होते हैं, गोरिल्ला क्या होते हैं, गिब्बन ओरंगटन्स क्या होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकीज क्या होते हैं, सारे एक बारे में हम इवोल्यूशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे जब अपन ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ ह्यूमन इवोल्यूटेड। अगर ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई। इवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, टोटल थ्योरी लेकिन पूरा मजा। बायोलॉजी का पैसा वसूल चैप्टर है वो इवोल्यूशन। मतलब यदि उसमें डूब जाओ तो फिर वो आपको निकलने नहीं देगा। चाशनी है चैप्टर, वो चाशनी है एक्चुअली, पूरा कंसंट्रेट है, मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ के। लेकिन अभी के लिए अपना जो अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि एप जो आपका ट्रिक है इसे आप ध्यान रख सकते हो। APE मतलब क्या हुआ? एमिनो एसाइल साइड पे पहले कोई आएगा, फिर पेप्टिडाइल साइड पे कुछ फंक्शन होगा, फिर एग्जिट साइड पे कुछ फंक्शन होगा जब ये दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन करेंगे। तो क्या मैंने बताया कि जब ये दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सब यूनिट ज्वाइन करेंगे तो राइबोसोम ही तो बनाएंगे, क्योंकि राइबोसोम के सब यूनिट्स ज्वाइन करेंगे तो राइबोसोम ही तो बनाएंगे। तो दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे अपन राइबोसोम बोलते हैं। और इस राइबोसोम के अंदर 3 साइट पाए जाते हैं। कौन कौन साइट होते हैं? APE। मैंने आपको बस इंट्रोड्यूस करवा दिया क्योंकि आपको आगे इसके बारे में पढ़ना ही है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। ट्रांसफर RNA के बारे में अपन पढ़ते हैं। हमने अभी अभी किसके बारे में देखा? अगला जो टॉपिक है अपना कौन सा है? ट्रांसफर RNA। अभी अभी हमने RRNA के बारे में देखा। RRNA में हमने क्या देखा कि RRNA क्या होता है? RRNA स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है किसका? राइबोसोम का। देयरफॉर इसको स्ट्रक्चरल RNA भी बोल सकते हैं, क्योंकि RRNA है क्या? अरे RNA है, और कैसा है RRNA का क्या खासियत है? एक स्ट्रक्चर बनाने का रोल प्ले करता है। देयरफॉर RRNA इज नोन एज स्ट्रक्चरल RNA। कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर RNA क्या होता है भाई साहब? बताइए ना। मैंने बताया था ना ट्रांसफर RNA के बारे में जब अपन डील कर रहे थे उस टेबल को। तो ट्रांसफर RNA कुछ नहीं होता जी। ट्रांसफर RNA इज अगेन ए वेरी सिंपल गेम। ट्रांसफर RNA का नाम ही बता रहा है कि ये कुछ चीज़ को ट्रांसफर करेगा।
ये किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, किसको ट्रांसफ़र करेगा, एमिनो एसिड को ये ट्रांसफ़र करता है। आगे देखेंगे कैसे ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है। और ये जो आरएनए मैंने आपको टेबल में भी बताया था कि इट इज़ इनसॉल्युबल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज इनसॉल्युबल आरएनए। और अडेप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका काम ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करके अडेप्ट करवाता है। अडेप्ट कैसे करवाएगा, ट्रांसफ़र मान लो कि किसी भी चीज़ को किया और एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करके उसको अडेप्ट करवा दिया कि भाई देख तेरे को यहाँ पर आकर जुड़ना है, अडेप्ट करना है, रहना है यहीं पे आकर। तो इसीलिए इस आरएनए का नाम अडेप्टर आरएनए भी पड़ा। इसका भी मैंने आपको टेबल में इसके बारे में भी नोट करवा दिया था। देखिए जब ट्रांसफर आरएनए का अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो ट्रांसफर आरएनए को जब पढ़ाया गया, बताया गया, तो उसमें दो मॉडल अभी तक उसका एक्सप्लेन किया गया। मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अभी तक दो मॉडल की एक्सप्लेनेशन की गई है। एक मॉडल था 2D मॉडल और एक मॉडल है 3D मॉडल। देखिए अपन तो पढ़ते हैं भाई 2 डायमेंशनल चीज़ों पे, बोर्ड पे या तो आप पढ़ते हो या फिर कॉपी पे पढ़ते हो, नोट्स पे पढ़ते हो। जितनी भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द है वो तो 2D ही है मैक्सिमम। 3D चीज़ें को समझने के लिए 3 डायमेंशनल प्लेन चाहिए। तो इन्वर्टेड जो दो मॉडल अपना था, उसमें पहला मॉडल कौन था, इट वॉज इन्वर्टेड एल मॉडल। इन्वर्टेड एल मॉडल वॉज गिवन बाई किम एंड क्लग। ये साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा इन्वर्टेड एल मॉडल दिया गया था। और ये मॉडल 3 डायमेंशनल था, 3D स्ट्रक्चर था इसका। इसीलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टडी ऑन 2D पेपर। ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम लोग आसानी से नहीं पढ़ पाते थे। इसीलिए एक और मॉडल आया और उस मॉडल का नाम था क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर का मतलब क्या होता है, क्लोवर तो सुना होगा ना आपने, क्लोवर लॉन्ग, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं लॉन्ग। तो क्लोवर के पत्ते के जैसा ये मॉडल दिखता था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया भाई, क्लोवर लीफ मॉडल। कैसा होता है, कैसा दिखता है क्लोवर का पत्ता, अपन दिखाते हैं आगे थोड़ी देर में। किसने दिया इस स्ट्रक्चर को, इट वॉज गिवन बाय हॉली। हॉली एक साइंटिस्ट का नाम है, ये बात ध्यान रखें, पूछा जा सकता है हु प्रपोज्ड द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। आपको बताना है हॉली। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, बिकॉज इट वॉज ईजी टू स्टडी। एनी प्रॉब्लम, ये आसान था पढ़ना, इसीलिए इसको हम लोग अपने स्टडी में काम में लेते हैं। देखिए आरएनए होता क्या है, आरएनए एक थ्रेड है जो कि डीएनए से प्रोड्यूस हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको जब सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ाया था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं और डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो मान लो कि ये आरएनए का एक धागा है, क्या है ये, एक मान लो कि एक आरएनए का धागा है, उसमें लगे हुए बेस पेयर्स हैं। ये काला जो डॉट आपको दिखा रखा था ये बेस पेयर्स थे। और यही बेस पेयर्स जो होते हैं ये आपस में अपने आप को, ये जो आरएनए है अपने आप को, जब ये आरएनए का थ्रेड इस प्रकार से कॉइल कर लेना ताकि वो एक क्लोवर लीफ के टाइप का स्ट्रक्चर बना ले, मतलब कि लौंग के पत्ते का स्ट्रक्चर जब अपने आप को फोल्ड कर ले। मान लो कि हमारे सेल में देखा गया कि आरएनए का कुछ जो थ्रेड है ना, है तो वो आरएनए ही, लेकिन वो अपने आप को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है ताकि वो क्लोवर के लीफ का स्ट्रक्चर नजर आता है। इसीलिए इसका जो मॉडल था वो क्लोवर लीफ मॉडल, इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि धागा तो था ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही, लेकिन अपने आप को ये ऐसा मोड़ लिया ना, जो कि अपने आप को देखोगे आप कि एक धागा अपने आप को इस प्रकार मोड़ लिया कि आपको दिखेगा कि ये तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए एक नॉर्मल जो थ्रेड था ये अपने आप को कैसे फोल्ड कर लिया, एक नॉर्मल थ्रेड अपने आप को ऐसा फोल्ड कर लिया कि इसके 3 आर्म्स नज़र आ रहे हैं अपने को, 1 2 3 आर्म्स नज़र आ रहे हैं। और 3 आर्म्स तो आपको आसानी से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि आपको दिखने में तो लग रहा है कि भाई ये तो डबल स्टैंडर्ड की तरह दिख रहा है, ये तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, और ये 5 एंड इस प्रकार से अपने आप को कोयल किया ना, देखिए इस प्रकार से ऐसे जाता गया और अपने आप को इस प्रकार से ये कोयल करता गया। देख रहे हो कि इसके सामने में कोई ना कोई बेस पेयर आ गया, और जब इसके सामने में इस प्रकार से एक ही स्ट्रैंड है, ये अपने आप को इस प्रकार से कोयल कर लिया कि इसके सामने में, मतलब कि यहाँ पर जो बेस पेयर था और यहाँ पर जो बेस पेयर था ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसलिए इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। अरे भाई जब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो दिखने में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के जैसा दिख सकता है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है साहब, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है साहब, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर अपने आप को इस प्रकार से कॉइल कर लिया है, अपने आप को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है ताकि इसके सामने में क्या आ गए, इसके सामने में कॉम्प्लीमेंट्री वाले बेस पेयर्स आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री वाले बेसिस आ गए, और दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये जो बीच में डॉटेड लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट द बेस पेयर की कॉम्प्लीमेंटरिटी सामने सामने आने के कारण ये स्ट्रक्चर्स बनी है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और आप और गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोला देख रहे हो आप, ये फूला हुआ बैलून टाइप का स्ट्रक्चर,
इस बैलून टाइप के स्ट्रक्चर में आपको कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बना कि यहाँ पर भी बेसिस हैं, बेसिस ये जो आपको दिख रहे हैं ये बेसिस ही हैं भाई साहब, ये बेसिस ही हैं, लेकिन इसके आपस में कॉम्प्लीमेंट्रिटी हो ही नहीं पाई क्योंकि ये इतने दूर थे लूप के फॉर्म में, ताकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाया और कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं नजर आ पाई। तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्रिटी नजर आई वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। देखो ना सब बीच में जो मैंने ब्लू लाइन से दिखा रखा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही तो, और जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बोले उसे? लूप। क्या बोले उसे? लूप। एनी प्रॉब्लम? उसे अपने हमने नाम दिया लूप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने एक अलग से सीट में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए साफ सुथरा नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर दिया है। आइए चलते हैं उस पेज पे और इस स्ट्रक्चर के पीछे के रहस्य को समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में आखिर क्या खासियत है, क्या इस स्ट्रक्चर का काम है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल, वाई क्लोवर लीफ मॉडल इज इंपॉर्टेंट। सारा का सारा चीज अपन अगले लेक्चर मतलब सर अपने अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए देखते हैं। फर्स्ट हैव ए लुक एट द कंप्लीट जो आपका डायग्राम था। देखिए मैंने आपको सारा का सारा यहाँ पर इतने में इसको समराइज कर दिया। अब अपन धीरे धीरे इन चीज़ों को देखिए इन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। ये है आपका मेन पूरा का पूरा जो मैंने इसके जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो मैंने बनाया। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो क्लोवर लीफ मॉडल क्या है? क्लोवर का मतलब होता है लॉन्ग, क्लोवर को हिंदी में बोले लॉन्ग, लीफ का मतलब पत्ता और मॉडल का मतलब तो मॉडल ही है। जब क्लोवर का पत्ता आप देखोगे ना तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसमें भी कितने आर्म्स दिख रहे हैं? 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म। ठीक है, यही स्ट्रक्चर था, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? इट वॉज नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था ना इट वॉज रिजेंबलिंग एज ए क्लोवर। देयरफॉर इसी को हमने क्या बोला? इट वॉज नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल। इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बोला क्लोवर लीफ मॉडल। और इसमें कितने आपको आर्म्स देखने को मिल रहे हैं? आर्म्स के बारे में पहले बात करो। इस स्ट्रक्चर को जब आप गौर करोगे तो पहले आ जाओ पहले आप इस स्ट्रक्चर पे ही अच्छे से गौर करो। इस स्ट्रक्चर पे जब आप गौर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर में 3 लूप्स हैं। 1 लूप, 2 लूप, 3 को लूप पाया गया और 5 आर्म्स। 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म और एक छोटा वाला ये 5 आर्म, छोटू आर्म 5 आर्म। मतलब कि 3 लूप्स इस स्ट्रक्चर में देखने को मिले और 5 आर्म देखने को मिले। क्या काम है लूप्स का, क्या काम है आर्म्स का, क्या रोल है, सारा अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए बारी बारी से चीज़ों को फिर से देखते हैं शुरू से। जो ये वाला एंड है ना, मैंने बताया था ना कि ये वाला एंड जो है ये 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रैंड ही था। अरे भाई मैंने आपको बताया ना कि ये एक सिंगल स्ट्रैंड ही था, मतलब कि ये आरएनए का स्ट्रैंड था। मान लो कि ये आरएनए का ये वाला स्ट्रैंड था, आरएनए का ये 5' एंड था मान लो, और ये अपना 3' एंड था। यही स्ट्रैंड अपने आप को इस प्रकार से कोइल कर लिया। ये स्ट्रैंड अपने आप को ऐसा कोइल किया कि ऐसा जाता गया कोइलिंग होती गई। इसमें यहाँ पे नहीं कुछ हुआ तो ये ऐसा आया, नीचे गया, फिर घूमा, फिर घूमा, हो गया। यही तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही तो था। देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट हो गया कैसे स्ट्रक्चर में? इट सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर गॉट कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। मतलब कि ये आरएनए था तो ये भी आरएनए ही है। और बस इसमें खासियत क्या है इस आरएनए की? इस आरएनए की खासियत यही है कि ये कॉइल हो गया है और कॉइल होकर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। एनी प्रॉब्लम? तो वही कॉइल्ड स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने डिटेल्ड जो डायग्राम था मैंने बना दिया। तो जो ये वाला जो सिरा है ना, ये वाला जो एंड है अपना, ये एंड है 5' वाला एंड, और 5' एंड पे ये फिक्स है। आप याद कर लो, रट लो, घोट लो, पी जाओ, अपने दिमाग में बस बिठा लो कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ग्वानिन होता है। क्या होता है? यहाँ पर ग्वानिन प्रेजेंट रहता है। तो 5' एंड पे जनरली 5' एंड पे क्या फ्री होता है? 5' एंड पे जनरली अभी तक हमने इस स्ट्रक्चर में क्या क्या डिस्कस किया कि इसमें हमने देखा कि 3 लूप्स हैं और 5 आर्म्स हैं। लूप्स क्यों बने? लूप्स वैसे जगह इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फोल्डिंग में है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं पाई गई, और कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं पाए जाने के कारण वहाँ पे क्या बन गए? लूप्स बन गए। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी पाई गई वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और वो क्या बना लिए? आर्म्स बना लिए। और आर्म्स कैसे हैं? कितने आर्म्स हैं? 5 आर्म्स है। काउंट किया था मैंने, 1 2 3 4 और एक 5 छोटा वाला। ठीक है, तो
ये वाला जो एंड है, ये वाला जो सिरा है, ये 5' वाला सिरा है। मतलब कि 5' वाला सिरा बोले तो 5' एंड पे जनरली क्या फ्री होता है, फॉस्फेट फ्री होता है। और ये जो सिरा है, दिस पॉइंट, दिस एंड पॉइंट, यहाँ पे 3' वाला सिरा है, 3' पे क्या फ्री होता है, OH। मैंने बस दर्शा रखा है, यहाँ पे OH फ्री होता है और यहाँ पे फॉस्फेट फ्री होता है। ऑलराइट, तो जहाँ पे OH फ्री होगा ना, उसी साइड को अपन बोलते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइड। मतलब कि tRNA का काम क्या था, एमाइनो एसिड को लाना और अटैच करवाना। कहाँ पे अटैच होगा इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि tRNA का जो एक्चुअल रोल है उसका अपन आगे देखेंगे प्रोसेस में कि एक्चुअल क्या रोल है। लेकिन tRNA का काम क्या था, अडेप्टर RNA किस चीज़ को अडेप्ट करवाएगा, एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ कर लाएगा, एमिनो एसिड को उठा उठा कर लाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। अरे भाई, एमिनो एसिड को क्यों लाएगा, एमिनो एसिड को इसलिए लाएगा बिकॉज एमिनो एसिड प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। क्योंकि प्रोटीन्स को यदि आप तोड़ोगे, उसकी यूनिट को स्टडी करना चाहोगे, तो क्या एमिनो एसिड ही तो है। ठीक है, तो ये जो OH वाला साइट है, ये जो 3' एंड इज नोन एज एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, बिकॉज एमिनो एसिड विच कम्स, एमिनो एसिड में होते क्या है, एमिनो एसिड में एक एमाइनो ग्रुप में कार्बन रहता है। एक एमाइनो ग्रुप में मान लो यदि कार्बन है, वेट फॉर अ सेकेंड, एक एमाइनो ग्रुप में यदि कार्बन है, तो एक कार्बन के एक टाइप में COOH ग्रुप लगा हुआ रहता है। फिर क्या लगा हुआ रहता है, एक ग्रुप, एक पे NH2 ग्रुप लगा हुआ रहता है और एक पे हाइड्रोजन। ये बात तो आपको पता ही होगा। और दूसरे ग्रुप पे कुछ और लगा हुआ रहता है। मान लो कि यदि मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ग्लाइसिन का यदि स्ट्रक्चर मैं देखूँ तो CNH2 COOH और ये H, ये क्या है, एक ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो कि एक अमाइनो एसिड है। ऑलराइट, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो इस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, एक NH2 और एक COOH। मतलब कि यहाँ पर OH ग्रुप है, तो ये जो एमिनो एसिड है यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। तो एमिनो एसिड इसे क्या बोले, अटैचमेंट साइट। तो tRNA क्या किया, tRNA अटैचेस टू द एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। एक्टिवेटेड एमिनो एसिड कहने का मतलब कि अगेन, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड का मतलब कि ऐसा एमिनो एसिड जिसमें कि एनर्जी वाले बॉन्ड हैं, मतलब कि जिसमें कि ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल इस प्रोसेस में किया जाएगा उसको तोड़कर, इसीलिए इसको एक्टिवेटेड एमिनो एसिड बोला गया। और इस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड का क्या काम है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आगे डील करेंगे, क्योंकि अभी यदि सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जिस चीज़ को जहाँ पर डिस्कस करना है वो वाला सीक्वेंस भी अपना बिगड़ जाएगा। ऑलराइट, जो अपना अगला पॉइंट है वो क्या है, जो इसके बारे में हमने देखा। तो 3' एंड का क्या काम है, 3' एंड जहाँ पे OH फ्री होते हैं, 3' एंड जहाँ पे अपना OH फ्री होता है ऑन 3' एंड, दिस 3' एंड वेयर OH इज जनरली फ्री। एक मिनट, इस 3' एंड पे जहाँ OH फ्री रहता है यहाँ पर एमिनो एसिड अटैच करते हैं। आइए देखते हैं आगे, अपन धीरे धीरे अब बढ़ते हैं। तो ये वाला जो अपना लूप है ना, सबसे पहले नीचे आ जाओ आप। ये जो लूप है ना, ये लूप क्यों बोला इसे, लूप इसलिए बोला क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो कि आपको दिखने में एक सर्कल के टाइप का लग रहा है, लूप टाइप का, फोल्डिंग टाइप का लग रहा है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेसिस के बीच में नहीं पाई जाती है। मान लो ये बेसिस यदि रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये लाइंस लाइक स्ट्रक्चर जो स्मॉल स्मॉल लाइन, ये बेसिस हैं। कितने बेसिस आपको यहाँ पर देखने को मिले, ये 4 बेसिस हैं यहाँ पर। और नीचे में ये क्या है जो मालूम है आपको, ये भी बेसिस ही हैं, लेकिन इसको अपन बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज एंटी कोडोन लूप। एंटी कोडोन लूप इसे इसलिए बोला गया क्योंकि कोडोन जो है mRNA में पाया जाता है। मतलब कि कोडोन क्या होता है, आपके जो अगला टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे व्हाट इज कोड, व्हाट इज कोडोन, जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडोन क्या होता है। ऐसे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। कोडोन एक्चुअली में 3 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस, 3 बेसेस का एक सीक्वेंस होता है कोडोन, ठीक है, जो कि जनरली प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। मान लो कि यदि 3 बेस पेयर्स हैं, 3 बेस पेयर्स यदि आप मान लो, फॉर एन एग्जांपल, यदि 3 बेस पेयर्स मैंने मान लेता हूँ कि U है, तो ये 3 बेस पेयर्स का जो एक सीक्वेंस है, इसी को अपन बोलते हैं कोडोन। तो ये कोडोन है और ये कौन सा एमिनो एसिड बनाएगा, फिनाइल एलानिन। मतलब कि एक कोडोन किसी एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो ये कोडोन का जो सीक्वेंस है ये mRNA में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि mRNA का काम ही क्या है, मैसेज लेकर आना। और उसी कोडोन का जो सीक्वेंस mRNA पे प्रेजेंट है, इसी कोडोन के अनुसार से tRNA अपना एंटी कोडोन
को डिसाइड करता है। और इसीलिए ये वाला जो लूप है यहीं पे डिसाइड होता है कि यदि एमआरएनए पे सीक्वेंस ट्रिपल यू है तो उसके लिए कौन सा टीआरएनए आएगा, मतलब उसके लिए कौन सी सीक्वेंस आएगी। ठीक है, तो ये एंटी कोडोन बनता है। और एंटी कोडोन को अपन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि कोडोन का उल्टा है एंटी कोडोन, तो कोडोन का उल्टा यदि लेटर वाइज देखा जाए, मान लो कोडोन का उल्टा ही होता है ना एंटी कोडोन, तो कोडोन को यदि उल्टा पढ़ो, अगर मान लो इस तरफ से आप पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, नोडॉक पढ़ोगे ना। देखो कोडोन को क्या पढ़ोगे, NODOC। इसलिए एंटी कोडोन विच इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कोडोन, कोडोन के अपोजिट फंक्शन करता है, इसलिए एंटी कोडोन का दूसरा नाम क्या होता है भाई साहब, नोडॉक होता है। एम आई क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। आखिर क्यों होता है, क्या होता है, वाई हाउ, यही तो बायोलॉजी है। अगर आप वाई और हाउ को समझते चले गए चीज़ों को, ऐसा क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं करें तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, चीज़ें पर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, जितना ज़्यादा आप इनक्यूजिटिव रहोगे चीज़ों को लेकर, जितना ज़्यादा आप क्यूरियस रहोगे चीज़ों को जानने के लिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन वाई और हाउ के फॉर्म में आएगा, उतना ज़्यादा आपको टॉपिक के प्रति क्लैरिटी बढ़ेगी। और एज सुन एज यू स्टार्ट गेनिंग मच मोर क्लैरिटी इन द टॉपिक, you will soon start growing. That is the game. Whether you study anything, whether you prepare for UPSC, SSC or any other competitive examination in the world, this is the process. Alright. तो नोडॉक होता क्या है, देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन ऑन एमआरएनए। मैंने बताया आपको कि कोडोन होते क्या हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि 3 बेसिस के सीक्वेंस होते हैं जो कि एमआरएनए पे पाए जाते हैं, और एंटी कोडोन जो कि उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो कि किस पे पाए जाएंगे, टीआरएनए में पाए जाएंगे। एम आई क्लियर। तो एंटी कोडोन का दूसरा नाम नोडॉक, कैसे पड़ा, आया बात समझ में। और नोडॉक लूप कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कि इस लूप में क्या पाया जाता है, इस लूप में क्या पाया जाता है, इस लूप में वैसे 3 बेस पेयर्स के सीक्वेंस पाए जाते हैं विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए कोडोन। ऑल राइट। तो अब इसका काम क्या है, कोडोन एंटी कोडोन से ही तो बाइंड करेगा। अरे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से ही तो बाइंड करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कभी बाइंड करता है क्या, नहीं करता ना। तो कोडोन हमेशा एंटी कोडोन से बाइंड करेगा। तो कोडोन अगर एंटी कोडोन से बाइंड करेगा, तो यदि एंटी कोडोन टीआरएनए के पास है तो टीआरएनए किससे बाइंड करेगा, मतलब कि टीआरएनए का ये वाला लूप एमआरएनए से बाइंड करेगा, टीआरएनए का ये वाला लूप एमआरएनए से बाइंड करेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, इट बाइंड्स विद द एमआरएनए कोडोन, इट बाइंड्स विद द एमआरएनए कोडोन। बातें बहुत आसान है यदि समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आए तो घमासान है। पढ़ो तो आसान, नहीं तो घमासान। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यही है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको चीज़ें बस प्रोसेसेस पढ़नी थी। व्हाट इज मल्टीपल एलिज्म आपने पढ़ लिया। जब मल्टीपल एलील्स होते हैं ना जो कि पॉपुलेशन लेवल पे पाए जाते हैं, तो और किसी फेनोमेना को या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं, उसे मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं उस प्रोसेस को। एग्जांपल पढ़ लिया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, हो गया साहब खत्म। व्हाट इज कोडोमिनेंस एक टॉपिक था, पढ़ लिया, उसका एग्जांपल पढ़ लिया, साहब हो गया खत्म। ये डिजीज कैसे होता है, एग्जांपल पढ़ लिया, टॉपिक। लेकिन यहाँ पर हाउ और वाई बहुत ज़्यादा है। दैट इज वाई मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th एज पर आवर लेटेस्ट सिलेबस, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और इसमें आपने क्या देखा, इसमें जनरली ये जो लूप होता है ना, इसमें 7 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। कितने नाइट्रोजन बेसिस, इसलिए मैंने 7 बना भी रखा है। 3 तो एंटी कोडोन वाले और 4 ये। ठीक है, ये आप ना भी याद रखो तो चलेगा, लेकिन ध्यान रख लेना कि इट इज अ लूप ऑफ 7 नाइट्रोजन बेसिस। तो पहला जो अपना लूप था जिसके बारे में हमने पढ़ा, उस लूप का क्या नाम था, तो लूप का नाम था एंटी कोडोन लूप, या फिर क्या नाम था, नोडॉक लूप। क्या नाम था, एंटी कोडोन लूप को हम लोग क्या बोले, नोडॉक लूप। क्या था ये, इट वॉज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। नोडॉक क्या था, 3 न्यूक्लियोटाइड्स या फिर 3 बेसिस का सीक्वेंस था। क्या था वो सीक्वेंस बेसिस का, क्या काम कर रहा था, दिस सीक्वेंस वाज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, मतलब कि दिस सीक्वेंस एक्चुअली गेट बाइंड्स टू द एमआरएनए कोडोन, जो कि एमआरएनए पे कोडोन पे प्रेजेंट रहता है, और ये सीक्वेंस टीआरएनए के एक लूप में प्रेजेंट था, इसीलिए इस लूप का नाम एंटी कोडोन लूप दे दिया गया। आई बात समझ में, नहीं आई तो कमेंट कीजिए और पूछिए, जब तक ना समझ में आए जब तक पूछिए। आई एम रेडी टू आंसर। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अरे एक्सक्यूज मी, आइए देखते हैं जो दूसरा वाला लूप है ना, इसे अपन बोलते हैं साई, टी साई लूप। क्या बोले, देखिए थोड़ा सा इसे मैं जूम इन कर रहा हूँ। ऑल राइट, प्लीज वेट। क्लियर। तो जो अपना जो सेकंड वाला लूप है वो है टी साई लूप। देखिए साई का मतलब यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। साई का मतलब क्या होता है, सूडो या फिर फॉल्स। एम आई क्लियर। ये जो साई है ना, इसका मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सूडो को। सूडो बोलिए, सूडो आप बोल सकते हैं।
सूडो। तो टी साई लूप इसका नाम है। एक्चुअली में ये जो लूप है ना, इट इज़ राइबोसोम अटैचमेंट लूप। जब प्रोसेस होता है ना ट्रांसलेशन का, जब प्रोटीन्स बनते हैं, तो इसी लूप पर राइबोसोम, जो अपने अभी भी पढ़ा ना, राइबोसोम के 2 सब यूनिट 60S 40S, तो जो राइबोसोम है ना, वही राइबोसोम यहीं पर आकर अटैच करेगा। इसीलिए इस लूप का काम क्या है, यहाँ पर राइबोसोम की अटैचमेंट होगी, और इस लूप पर भी 7 नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं है, इसलिए बेस पेयर्स नहीं है, बेसिस ही है। पेयरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं दोनों आपस में। इट अटैचेस, किससे अटैच करता है ये वाला लूप? इट अटैचेस टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ध्यान रहे कि राइबोसोम की तो अटैच करता है, लेकिन इससे सिर्फ लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का अटैच करता है। एम आई क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, जब आपने बेस पेयर्स, जब क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि इसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एबनॉर्मल बेसिस भी पाए जाते हैं। अब एबनॉर्मल बेसिस कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एबनॉर्मल बेसिस के बारे में जब यदि आपने बात किया था, जब मैंने टॉपिक बताया था ना मॉडिफिकेशन इन बेसिस, तो मैंने बताया था कि टीआरएनए के अंदर मेनी मॉडिफिकेशंस आर फाउंड। और उस मेनी मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन आपके सामने ये रहा कि इस टी साई लूप के अंदर 2 मॉडिफाइड बेसिस पाए जाते हैं। और उस 2 मॉडिफाइड बेसिस कौन कौन से हैं? जस्ट रिमेंबर द नेम बस इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से? आरटी, दैट इज राइबोथाइमिडीन, एंड साई, दैट इज फॉल्स सूडोयूरासिल। एम आई क्लियर? ये दोनों आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, अच्छे से, कोई दिक्कत। मतलब कि आरटी बोले तो राइबोथाइमिडीन टाइप का एक बेसिस में पाया जाता है एबनॉर्मल, और साई, दैट इज साई का मतलब क्या? फॉल्स सूडो, दैट इज साइडो सूडो यूरासिल इसमें पाया जाता है। एम आई क्लियर? आगे चलते हैं। तो मतलब सेकंड जो लूप था टी साई लूप या फिर राइबोसोम अटैचमेंट लूप, इस लूप का क्या काम था? टी साई लूप या फिर राइबोसोम अटैचमेंट जो लूप है ना, इस लूप का काम यही है कि इट गेट्स अटैच टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यदि राइबोसोम 80S टाइप का है तो उसमें 60S वाले से अटैच होगा। यदि राइबोसोम 70S टाइप का है तो उसमें 50S टाइप वाले से अटैच होगा। इसमें 2 एबनॉर्मल बेसिस पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? आरटी, दैट इज राइबोथाइमिडीन। जनरली बेसिस कैसे होते हैं? थाइमीन होते हैं, लेकिन दिस इज राइबोथाइमिडीन। ऑलराइट, थाइमिडीन एक्चुअली में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन उसके अंदर राइबो का मतलब कि राइबोथाइमिडीन एक्चुअली में एक एबनॉर्मल बेस है। तो न्यूक्लियोसाइड नहीं है थाइमिडीन, तो एक्चुअली में न्यूक्लियोसाइड होता है, बट राइबोथाइमिडीन इज ए नाइट्रोजन बेस। ध्यान रखे, ऐसा मत समझ लेना कि थाइमिडीन जो न्यूक्लियोसाइड था ना, उसके साथ राइबोस शुगर जुड़ करके बना लिया, ऐसा। तो जब राइबोस शुगर जब वो जुड़ करके बनाएगा तो वो तो एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए ना, लेकिन ये तो एबनॉर्मल बेस है। देयरफॉर राइबोथाइमिडीन इज ए टाइप ऑफ एबनॉर्मल बेस, नॉट एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड। साई इज फॉल्स सूडोयूरासिल। आपसे पूछ देगा कि राइबोथाइमिडीन, व्हाट इज राइबोथाइमिडीन? नीचे ऑप्शन दे देगा, एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड, एबनॉर्मल बेस, एबनॉर्मल शुगर, और नन ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको क्या मारना है? इट इज ए टाइप ऑफ एबनॉर्मल बेस, इट इज ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड बेस। एम आई क्लियर? तो 2 लूप अभी तक हमने देखा। पहला लूप एंटीकोडॉन लूप, सेकंड लूप बस टी साई लूप। लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड लूप। थर्ड लूप का नाम आपको है डीएचयू लूप या फिर एमिनो एसाइल लूप, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, डीएचयू लूप या फिर एमिनो एसाइल लूप। डीएचयू का यदि आप एक्सपैंड करोगे ना, तो डीएचयू का एक्सपैंड करोगे तो आपको मिलेगा डाई हाइड्रो यूरिडिन। डी फॉर डाई, एच फॉर हाइड्रो, यू फॉर यूरिडिन, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप है, क्योंकि इसमें जो एबनॉर्मल हाइड्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, जो एबनॉर्मल हाइड्रोजन बेस है ना, वो डाई हाइड्रो यूरिडिन है। देखिए, जब मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि टीआरएनए जो साहब है ना, टीआरएनए वाला जो आरएनए है, इसमें मल्टीपल्स एबनॉर्मल मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, सॉरी मल्टीपल एबनॉर्मल बेसिस देखने को मिलते हैं, या फिर मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेसिस में होती है। तो जो टीआरएनए का जो दूसरा मॉडिफिकेशन बेसिस में जो दूसरे लूप में अपने को देखने को मिला, दैट वाज इन द डीएचयू लूप, और इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया, क्योंकि इसमें डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप देखी गई। मतलब कि जो यूरिडिन जो लूप, मतलब ये जो लूप है, इसमें डीएचयू का कंसंट्रेशन पाया जाता है। इसका क्या काम है, क्या नहीं काम है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पर बस आपको याद रखना है, कोई आपसे पूछ देगा व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लूप, आप पहले बोलोगे टी साई लूप। साई से आपको याद आ जाएगा, अच्छा साई मतलब कि फॉल्स यूरेसिल भी था, ठीक है। और दूसरा आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये टी साई लूप में ये 2 नाइट्रोजन बेसिस थे एबनॉर्मल। फिर डीएचयू लूप, डीएचयू का नाम ही है डाई हाइड्रो यूरिडिन, देयरफॉर अगेन डीएचयू इज अगेन ए टाइप ऑफ एबनॉर्मल बेसिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अमंग दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मल बेसिस इज फाउंड इन आरएनए। आप तुरंत आंसर दे दोगे। क्या आंसर देना आपको? कौन कौन से एबनॉर्मल बेसिस आरएनए में पाए जाते हैं, तुरंत आप बता दोगे। ये ऑप्शन आपके सामने तुरंत आ जाएगा। एम आई क्लियर? तो इस लूप का क्या काम है? दिस लूप्स का मेन काम है कि दिस लूप्स फाइंड्स
and helps in binding of amino acyl tRNA synthetase enzyme. Amino acyl tRNA synthetase enzyme जो है ना, this actually helps in bringing the amino acid. यही जो है ना, यही amino acid को बुलाने में मदद करता है. जो ये tRNA क्या करता है, OH जो साइड था अपना ऊपर हमने देखा था ना, इस साइड पे क्या जुड़ता है, इसी साइड पे क्या जुड़ता है, आरएनए जुड़ता है. तो इस साइड पे जब आरएनए जुड़ेगा ना भाई साहब, तो इस साइड पे जब एमिनो एसिड अपना ये वाला एमिनो एसिड जुड़ेगा ना, तो एमिनो एसिड को पकड़ कर लाएगा कौन, यही एमिनो एसिड को पकड़ कर लाएगा यही वाला अपना एंजाइम. कौन एंजाइम, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम. ये पकड़ कर लाएगा. तो इट फाइंड्स एंड हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ दिस एंजाइम. क्या करेगा, इस एंजाइम को पकड़ कर एमिनो एसिड को लाएगा और OH वाले साइड पे जोड़ेगा. तो ये वाला जो लूप है, इस लूप का में यही वाला एंजाइम क्या करता है, इस एंजाइम को खोजता है ये वाला लूप और हेल्प करता है बाइंडिंग में एमिनो एसिड का. इसलिए इस लूप का नाम क्या पड़ गया, इस लूप का नाम पड़ गया एमिनो एसाइल सिंथेटेज लूप. मतलब कि दिस लूप हेल्प्स इन सर्चिंग एंड बाइंडिंग ऑफ amino acid with the help of this enzyme amino acyl tRNA synthetase enzyme. Am I clear? तीनों लूप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर. अब इसके बारे में एक छोटा सा और अपना लूप बचा है, वो ये छोटा वाला लूप. ये छोटा वाला लूप नहीं है, छोटा वाला आर्म है. ये आर्म जो है ना, ये वेरिएबल आर्म होता है, शॉर्ट आर्म. और इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. कभी कोई और नाइट्रोजन बेसिस आ जाते हैं. मतलब कि एज सुन एज द टाइप ऑफ आरएनए चेंजेस, यदि आरएनए चेंज हो, क्योंकि टीआरएनए हर अलग एमआरएनए के लिए अलग होगा. टीआरएनए एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब टीआरएनए पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था ना कि टीआरएनए के कितने टाइप्स होते हैं. एक्चुअली टीआरएनए के जब मैंने आपको बताया तो मैंने बताया था इट इज़ मोर देन 60 टाइप्स. तो जब 60 टाइप्स के क्यों हैं, क्योंकि मोर देन 60 टाइप्स ऑफ कोडोन आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 एमिनो एसिड. आगे अपन तुरंत पढ़ेंगे जो अपना अगला टॉपिक होगा. तो जितने तरह के टीआरएनए होंगे ना, उसमें जब ये छोटा वाला आर्म देखा जाएगा ना, तो जब ये छोटा वाला आर्म को आप गौर करोगे तो ये जो छोटा वाला आर्म है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. देयरफॉर दिस आर्म इज नोन एज वेरिएबल शॉर्ट आर्म. शॉर्ट है तो शॉर्ट, वेरिएशन देखने को मिले तो वेरिएबल आर्म. इसका काम आज भी नहीं पता हमें, इसलिए वी हैव जस्ट रिटन इट, फंक्शन इज अननोन. तो हमने इसके बारे में टीआरएनए के जितने लूप्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. ऑलराइट, ये लार्जेस्ट लूप है, दिखने में भी लग रहा है. देयरफॉर इट हैज 8 to नाइट्रोजन बेसिस लूप का है. कोई दिक्कत, ये तो नॉर्मल पॉइंट था, मैंने लिख भी रखा है. तो इस स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देखा कि ये जो 5' एंड है, यहाँ पे ग्वानिन मतलब कि ग्वेनोसिन हमेशा ही प्रेजेंट रहता है. इस पे ग्वेनोसिन G फिक्स है और इस पे CCA सिटिडीन और एडिनोसिन, ये CCA इस पे हमेशा ही प्रेजेंट रहता है. 3' एंड पे रट लो इसे, MTR है ये, MTR कि 3' एंड पे जो लास्ट 3 सीक्वेंस हैं CCA और यहाँ पर ग्वेनोसिन प्रेजेंट रहता है. इसमें 3 लूप्स आपको देखने को मिले, 5 आम देखने को मिले. पहला लूप कौन था, फर्स्ट लूप बस एक्चुअली एंटीकोडोन लूप. क्या आपको पता है. सेकंड लूप बस टी-साई लूप एंड थर्ड लूप बस DHU लूप. आ गई बात समझ में, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पूरा समझ में. ये टीआरएनए का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, इसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की. इसके बाद भी कोई डाउट आता है आप मेरे से पूछिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको दिक्कत हो सकता है. चलिए बढ़ते हैं आगे. हमने अभी तक RRNA mRNA के बारे में बात कर ली, सॉरी टीआरएनए के बारे में बात कर ली. नाउ वी विल टॉक अबाउट mRNA. व्हाट इज mRNA? M मतलब मैसेंजर, डाकिया. Therefore it is mRNA. It provides template for protein synthesis. mRNA का काम क्या है, DNA से इंफॉर्मेशन लेके आया है, एक स्ट्रैंड प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, क्योंकि mRNA के आगे प्रोटीन ही बनता है. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं. आगे जब इस टॉपिक अपना, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है पूरा का पूरा, उसमें यही पढ़ना है कैसे टेम्पलेट के रूप में बिहेव करता है. इसलिए इट व्हाट, अब कुछ नोट का पॉइंट है, बस ये आप जान लो. कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है. कुछ टर्मिनोलॉजीज है बायोलॉजिकल. पहला बात, व्हाट इज जीन. 100 बार मैं बता चुका हूँ. जीन इज द फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. व्हाई इट इज द फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? बिकॉज इट इज ओनली गेटिंग इनहेरिटेड, जो को मेंडल के अनुसार फैक्टर था. ठीक है, ये जीन जो टर्म है एक्चुअली जोहानसन ने दिया. ये बातें आपको पता है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, आपने इसे पढ़ कर आया है. क्या जीन? एक्चुअली में जीन कुछ नहीं ऐसा. अब जीन DNA का ही सेगमेंट है जो कि प्रोटीन बना सकता है. अब DNA का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोटीन. लेकिन DNA से टीआरएनए भी बनेगा, क्योंकि टीआरएनए है क्या, आरएनए है. आरएनए तो DNA से ही बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन. तो यदि DNA से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बन रहा है तो भी वो जीन है. यदि DNA से ट्रांसक्रिप्शन होकर वो टीआरएनए बन रहा है तो भी वो जीन है. DNA से ट्रांसक्रिप्शन होकर यदि
mRNA बना और mRNA से फिर प्रोटीन बना, तो भी वो जीन है। मतलब डीएनए का कोई ऐसा सीक्वेंस, डीएनए का कुछ ऐसा सेगमेंट जो कि कोड प्रोटीन के लिए करे, आरआरएनए के लिए करे, टीआरएनए के लिए करे, और प्रोटीन के लिए करना मतलब एमआरएनए के लिए करे। तो मतलब कि एक चीज़ इससे आप प्रूफ हुआ कि डीएनए का सेगमेंट जो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों में बना दे, या फिर तीनों में से कोई एक भी बना दे, वो जीन है। ठीक है, इसलिए जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली में इट इज द फंक्शनल यूनिट भी, और यही एक्चुअली में ट्रांसफर भी होता है। ट्रांसफर जीन ही होता है, जीन ही तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अरे भाई, यदि न्यूक्लिक मटेरियल जाता है तो न्यूक्लिक मटेरियल में मुद्दे की चीज़ कौन है? जीन ही तो है। जीन ही तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वही तो अपने आप को प्रोटीन्स बनाएगा। जीन ही के पास तो इन्फॉर्मेशन होता है कि ये जो अपने को नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसके लिए भाई उस ऑर्गेनिज्म यदि 206 बोन्स होंगे, यदि 639 मसल्स होंगे, यदि उसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, यदि उस बॉडी के अंदर रिपकेज होनी चाहिए, उस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर ब्रेन, प्रॉपर हार्ट, एक प्रॉपर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है? अपन तो एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं, जो कि सिंगल सेल जाइगोट एक मदर के ओवम और फादर के स्पर्म से बना है, जो कि एक हैप्लॉइड सेल था। तो एक हैप्लॉइड सेल में आखिर होता क्या है? हैप्लॉइड सेल के अंदर वही डीएनए का सेगमेंट ही तो होता है, 23 क्रोमोसोम वाला। तो 23 क्रोमोसोम का जो डीएनए का सेगमेंट है, उस डीएनए के सेगमेंट के अंदर ही तो सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ताकि जब वो मदर और फादर का ज्वाइन करके एक ट्वेन सेल, एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनाता है, तो अपने आप को उस जाइगोट के अंदर मदर का भी इन्फॉर्मेशन है, मदर के डीएनए का भी और फादर के डीएनए का भी इन्फॉर्मेशन, वही दोनों इन्फॉर्मेशन आकर बॉडी के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस चलाता है और सारे के सारे ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को, टिश्यूज़ को, सेल को, मॉलिक्यूलर पार्ट्स को, डिफरेंट चीज़ों को बनाता है। आ गई बात समझ में? इसीलिए एक्चुअली में व्हाट इज द मेन फंक्शनल यूनिट? आखिर इनहेरिट हो क्या रहा है फंक्शनली? फंक्शनली इनहेरिट है अपना, ये जीन ही हो रहा है। अब बात करते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, आपने जीन पढ़ा ना, तो जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है, तो ये सारा सिस्ट्रॉन भी डीएनए का सेगमेंट ही है। सिस्ट्रॉन इज अगेन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही सेगमेंट है ये सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का जो डीएनए का सेगमेंट है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। मान लो कि ये डीएनए का कोई सेगमेंट है, उसका काम है कि मेरे को भाई प्रोटीन ही बनाना है, मेरा और कोई काम नहीं है। और पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना मतलब कि मेरे को बनाना है, मान लो प्रोटीन आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनाने वाला, इन्फॉर्मेशन रखने वाला डीएनए का सेगमेंट क्या कहलाएगा? सिस्ट्रॉन कहलाएगा। मतलब कि सिस्ट्रॉन भी सेगमेंट है डीएनए का, लेकिन वो ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की क्षमता हो, वो ऐसा सेगमेंट है जिसके पास मात्र वही वाला कोड हो। आ गई बात समझ में? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड सिस्ट्रॉन? यदि मैं पूछूं तो बता दोगे आप कि जीन तो वह सेगमेंट है भाई साहब, जो कि एमआरएनए भी बना सकता है, मतलब प्रोटीन्स भी बना सकता है, टीआरएनए भी बना सकता है, अगर जरूरत पड़े तो आरआरएनए भी बना सकता है। लेकिन सिस्ट्रॉन तो वही डीएनए का सेगमेंट है जिसके पास मात्र प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस है। रेकॉन क्या है? रिकॉम्बिनेंट सिस्ट्रॉन है ना, इसी को अपन रेकॉन बना देते हैं। मान लो डीएनए का सेगमेंट है मदर का, डीएनए का सेगमेंट है फादर का, दोनों जब रिकॉम्बाइन करेंगे इन द मियोसिस जब होता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है। कौन से स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है? जब प्रोफेस फर्स्ट अपन पढ़ते हैं तो उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन प्रोफेस में आपने पढ़ा था ना, प्रोफेस के अंदर 5 स्टेजेस होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इसमें आपने पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेशन होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनते हैं, बोथ एक्सचेंज देयर पार्ट्स। ठीक है, इसी से तो वेरिएशंस आते हैं। तो जब ये रिकॉम्बिनेंट होता है, जब ये आपस में सेगमेंट ऑफ डीएनए आपस में रिकॉम्बाइन करके कुछ नया वेरिएशंस वाला जो अपना सिस्ट्रॉन बन जाता है, उसी को अपन बोलते हैं रेकॉन। और रेकॉन से देखो ना भाई, रेकॉन री स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट सिस्ट्रॉन, रेकॉन। और दिक्कत रिकॉम्बिनेंट सिस्ट्रॉन, रेकॉन। रेकॉन बोले तो रिकॉम्बिनेंट सिस्ट्रॉन नाम ही बता रहा है। म्यूटॉन क्या होता है? म्यूटॉन इज नथिंग बट इट इज द म्यूटेंट सिस्ट्रॉन, नाम ही है। मतलब कि म्यूटोन होता क्या? म्यूटेन सिस्ट्रॉन। मान लो ये सिस्ट्रॉन का डीएनए का कुछ यूनिट था, ये 3, ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए। अब इसमें हो गया म्यूटेशन, म्यूटाजन आके करवा दिया, अब म्यूटेशन हो गया, अब कुछ और प्रोटीन ही बनाने लग गया। तो ये सिस्ट्रॉन जबकि पहले कुछ और काम कर रहा था, अब कुछ और काम कर रहा है, इसलिए ये सिस्ट्रॉन म्यूटेटेड हो गया। देयरफॉर दिस सिस्ट्रॉन इज नोन एज म्यूटेंट सिस्ट्रॉन। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आगे चलकर इसका इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं, ये जो एमआरएनए होता है ना अपना, ये
ये mRNA का कुछ और काम होता है। mRNA देखिए, इट इज़ मोनोसिस्ट्रॉनिक, इसकी क्लासिफिकेशन है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है, मतलब कि एक सिस्ट्रॉन जो है ना, एक सिस्ट्रॉन मात्र एक प्रोटीन को कोड करेगा। सिस्ट्रॉन मैंने क्या बताया कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन के लिए, स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ही सिस्ट्रॉन है, तो 1 for 1। मोनो का मतलब क्या है, 1 for 1, देयरफॉर वन सिस्ट्रॉन कोड्स ओनली फॉर वन प्रोटीन। व्हेन वी टॉक ऑफ यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोट्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो सिस्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, सिस्ट्रॉन का मतलब डीएनए का सेगमेंट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, और मोनो का मतलब वन सिस्ट्रॉन वन प्रोटीन। आ गई समझ में बात। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, अरे पॉली, मान लो आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि मोनो यूकैरियोटिक में होगा कि मोनो प्रोकैरियोटिक में, अरे पॉली से पी पकड़ लो, प्रोकैरियोट से पी पकड़ लो, पीपी, मतलब कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो मतलब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सिस्ट्रॉन मात्र एक ही होते हैं और इट कोड्स फॉर मोर देन वन प्रोटीन्स। कोई दिक्कत, मीन्स वन सिस्ट्रॉन इन mRNA कोड्स फॉर मोर देन वन प्रोटीन। ऑल राइट, आ गई बात समझ में। mRNA के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्ट्रॉन। आगे देखते हैं, यहाँ तक आई समझ में बात। mRNA मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में होता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में। से कोई रॉकेट साइंस है नहीं, काफ़ी इजी चीज़ें, लिख लेना, समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ लोगे। आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा आपको जब अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें काफ़ी अच्छे से अपने को पढ़ना है। अगला जो अपना टाइप था वो था जेनेटिक या फिर जीनोमिक आरएनए। बहुत आसान है, बस बोल देना ही काफ़ी है इसके बारे में। व्हाट इज जेनेटिक आरएनए, तो जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करेगा। मोस्ट ऑफ में तो डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ में आरएनए होता है। जिसमें जिसमें होता है उसी के बारे में पढ़ लेंगे। किस में होता है, इन आरएनए एंड सम इन मतलब इन सम वायरस आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन सा है वो वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्टली होता है। किसमें देखने को मिलता है, एचआईवी, हेपेटाइटिस ए बोलो या फिर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है, ठीक है, और ये जो वायरल बीमारी है ना हेपेटाइटिस ए, इसमें भी, और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस एक्चुअली में 5 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। और हेपेटाइटिस बी जो है ना डिजीज, ठीक है, हेपेटाइटिस बी डिजीज इज नॉन क्यूरेबल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड प्रोबेबली इन 2019, विच ऑफ द डिजीजेस आर नॉन क्यूरेबल। कौन सा ऐसा डिजीज है जिसका मतलब कि इलाज नहीं हो सकता। आंसर था 3। अभी तक जो अपने एनसीईआरटी का सिलेबस, उसमें 3 ऐसी बीमारी हैं जिसका इलाज हो ही नहीं सकता। पहला एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरल सिंड्रोम, जिसको एड्स बोलते हैं अपन, एड्स, हेपेटाइटिस वी एंड जेनाइटल हर्पीस। इन तीनों में कभी भी डिजीज, मतलब इनका कभी भी बीमार मतलब कि इलाज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला एचआईवी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरस और टीएमबी, ये तीनों जो वायरसेस हैं, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। मतलब जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वाला है। और डबल स्ट्रैंड वाला आरएनए रियो वायरस के अंदर देखने को मिलता है, विच काउजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। अब कैटालिटिक आरएनए, कैटालिटिक का मतलब ही क्या होता है, कैटालिस्ट का मतलब ही होता है जो एंजाइम का रोल प्ले करे। मैंने आपको बताया था कि आरएनए वर्ल्ड में कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों था, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ में वो एंजाइम का भी रोल प्ले कर सकता है। तो आरएनए विच वाज एक्टिंग एज एंजाइम, आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम आर नोन एज राइबोजाइम। मतलब कि जब आरएनए एंजाइम का रोल प्ले करता है तो उसे अपन राइबोजाइम बोलते हैं। तो जो 23S टाइप का जो आरआरएनए है ना, ये प्रोकैरियोट्स में एंजाइम का रोल प्ले करता है। और 28S टाइप का जो आरआरएनए है, इट प्ले रोल ऑफ एंजाइम्स इन यूकैरियोट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब अपन आगे पढ़ेंगे ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस, तो मैं बताऊंगा जब प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो कौन सा ये 23S वाला राइबोसोम कैसे रोल प्ले करता है एंजाइम का, कैसे एंजाइम मतलब कौन सा एंजाइम का रोल प्ले करता है और कैसे चीज़ों को जोड़ता है, इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो इट एक्ट्स, एंजाइम का कौन सा रोल प्ले करेगा, यही जो आरएनए है ना, ये वाला 23 और 28S वाला, इट प्लेस अ रोल ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में मदद करेगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे पेप्टाइड के बॉन्ड को बनाने में मदद करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन आरएनए प्लेस द रोल ऑफ एंजाइम, दिस इज नोन एज कैटालिटिक आरएनए। कोई दिक्कत, और कैटालिटिक आरएनए में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का के रूप में ये 23S और 28S वाला रोल प्ले करता है। कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है बस आप पढ़ लो। अब एक मैंने बताया था आपको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। व्हाट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको अपन शॉर्ट में SNRNA बोलते हैं, वैसा आरएनए जो जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। छोटा सा आरएनए है, न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली पाया जाता है, नाम ही बता रहा। इसका रोल स्प्लाइसिंग में है। जब अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग उसमें एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, जिससे नेट 2018 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट इज स्प्लाइसियोसोम्स आर फाउंड इन, आंसर गया था बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी यूकैरियोट्स का साइड। उसके बारे में अपन देखेंगे आगे स्प्लाइसिंग होता क्या है। तो जब ये SNRNA है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, व्हेन इट कंबाइंस विद 7 to 8 प्रोटीन्स, मतलब कि जब आरएनए
प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाए तो ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन था, मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड था लेकिन ये प्रोटीन के साथ कंबाइन कर गया तो इट फॉर्म्स राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। और एसएनआरएनए जब प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाता है तो स्मॉल न्यूक्लियर आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन जाता है और इसी को अपन शॉर्ट में स्नर्प्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, इसे स्नर्प्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगला टॉपिक है अपना ScRNA, दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। सारे के बारे में छोटा छोटा सा पॉइंट है, इसके बारे में अपन डिटेल में जहाँ कहीं भी जरूरत होगा अच्छे से बात करेंगे। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए नाम ही बता रहा है कि ऐसा आरएनए जो जनरली छोटा है, छोटा न्यूक्लियोटाइड वाला है और साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। देखिए ये आरएनए कौन सा है? 7S वाला है। तो 7S वाला SC जब आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाता है तो इट फंक्शंस एज ए सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड, मतलब ये सिग्नल देने वाला प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेता है। देखिए यहाँ पर भी आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे अपन बोल रहे हैं SRP। ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, स्नर्प्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNURP या फिर स्नर्प सिंगल। आपने यहाँ पर पढ़ा था ना, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है। अभी पीछे पढ़ा ना आपने, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। इसका रोल कहाँ होता है? आपका स्प्लाइसिंग में इसका रोल होता है। और ScRNA का रोल क्या होता है, कैसे होता है, पर आगे देखेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा सा बस यहाँ पर लिख लो कि दे एक्चुअली हेल्प इन बाइंडिंग राइबोसोम एंड नेसेंट पेप्टाइड, जो नया नया पेप्टाइड बना है, टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन। मीन्स दे एक्चुअली फंक्शन एज ए सिग्नल एंड दे हेल्प इन बाइंडिंग द राइबोसोम। जो राइबोसोम जो अपना साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि राइबोसोम सब यूनिट्स के फॉर्म में फ्रीली ही पड़े होते हैं, 60S रहे 40S रहे, तो सारा क्या है, फ्रीली ही तो पड़ा हुआ है। तो यही सिग्नल देता है किसको, कि राइबोसोम भाई तुम अब बाइंड करो। और नेसेंट पेप्टाइड को भी कहता है कि मतलब कि बाइंडिंग राइबोसोम और नेसेंट पेप्टाइड को बाइंड करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फॉर्म करवाता है रेगुलेटरी प्रोटीन विच प्लेस ए रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द सेल, जो कि सेल के रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ScRNA क्या है? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। मुद्दे की बात क्या है, आपको यह ध्यान रखना है क्या, ScRNA काम क्या है? SRP का रोल प्ले करता है, सिग्नल रिकॉग्निशन का काम रोल प्ले करता है। ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली में स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करता है। आगे आप इतना बार पढ़ लोगे सारा आपको चकाचक याद हो जाएगा। एक आप अभी हमने बात किया कैटालिटिक आरएनए क्या है? ये एंजाइम का रोल प्ले करता है, 23S वाला 28S वाला, प्रोकैरियोट्स में 23S वाला होता है, यूकैरियोट्स में 28S वाला, ठीक है। और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम करता है। जेनेटिक आरएनए या फिर जीनोमिक आरएनए क्या है? जब जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए रोल प्ले कर रहा हो तो उसको जेनेटिक आरएनए बोलते हैं, फिर जीनोमिक आरएनए बोलते हैं। कोई दिक्कत? सिंगल स्टैंडर्ड HIV, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस C वायरस, और सिंगल स्टैंडर्ड वाला HIV भी पाया जाता है, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस और TMB, तीनों में। डबल स्टैंडर्ड वाला आरएनए जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है रियो वायरस के केस में। इसके पीछे हमने 3 टाइप के और आरएनए पढ़े, rRNA, mRNA एंड tRNA। कोई दिक्कत? इसके पीछे हमने कितने और पढ़े? rRNA, mRNA एंड tRNA, ठीक है। इसके बारे में सारा का सारा हमने डिटेल में बात किया। इस टॉपिक के बाद अपना अगला टॉपिक हुआ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि DNA की कॉपी। हमने देखा कि DNA से DNA कैसे बनता है, लेकिन अब DNA से RNA कैसे बनेगा, इसके बारे में अपने को पढ़ना है अंडर द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। सो दैट टॉपिक इज अगेन गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मजा आएगा पढ़ने में कि mRNA कैसे बनता है, और उस mRNA से अपन प्रोटीन बनाएंगे जो कि हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चला रहा है, मेटाबॉलिज्म को चला रहा है। बिकॉज एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, लेकिन कुछ एंजाइम्स तो आरएनए भी है ना। अभी तो आपने देखा कि कैटालिटिक आरएनए वाला रोल। तो हमको प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं वो एंजाइम ही चलाता है। रिएक्शंस जो चलते हैं वो एंजाइम ही चलाता है, और एंजाइम मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। सो इन दिस वीडियो इतना ही हमें पढ़ना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न मेनी मोर थिंग्स which have to be discussed for the point of view, which have to be discussed for the neat and board point of view. So be ready. All right, till then keep reading, keep revising and keep learning, keep growing, and please keep revising NCERT because that is the main core of your exam. All right, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।